राम राम सा हताई विद भाई जी में तांको बहुत बहुत स्वागत है। आज माँ का साथी अभिषेक जी बे कौनी है लेकिन माँ दोनों हाँ और दमदार हाँ दोनों ही राजस्थान की राजनीति में आने बार एक नयो हंगामो चाल रही है। हंगामा की वजह है 7 विधानसभा सीटा जटे उपचुनाव होनो है। मारवाड़ी में कंटिन्यू रखा या हिंदी में आवा? हिंदी ठीक लगे। अच्छा हिंदी दर्शक अपना सब ठीक है। जोरदार लग रहा है मैंने थोड़ा थोड़ा गोविंदा वाला दिन लागू। गोविंद तो कोनी ना, मैं तो बाबा जी हैं। बाबा जी करोड़ी लाल मीणा। अच्छा तो आवा राजस्थान आज बाबा को कहीं जन्मदिन भी है। हाँ 73 साल का वेगा आज बाबा का जन्मदिन है, उनको ये भेंट हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा को जन्मदिन की ये साफा भारत रफ्तार की ओर से आपको और आपके ऑफिस में और आपके कार्यालय में पहुंच जाएगा। धन्यवाद। थोड़े बाल वाल ठीक कर लो। ठीक है शुरू करा हटाई। सबसे पहला सवाल कि राजस्थान की वो कौन सी सीट है जो सबसे ज्यादा चर्चित है और जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है? कौन सी विधानसभा सीट है? देखिए राजस्थान की यूँ तो 3-4 सीट बड़ी चर्चित है। 84 है क्योंकि राजकुमार रोत एक बड़ा चेहरा है, आदिवासियों का बड़ा बेल्ट है और राजकुमार रोत बड़ा चेहरा है और लगातार जिस तरह से बीजेपी अपना प्रभाव वागड़ क्षेत्र में बढ़ा रही है तो उनकी एक रेस्पेक्ट वाली बात है, उनकी गुडविल वाली बात है राजकुमार रोत की और उनकी पूरी टीम की जी कि बीजेपी वहाँ जीतनी चाहिए। हालांकि वर्तमान समय में कुछ बागी भी खड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी पलड़ा वहाँ पर मुझे अभी वर्तमान समय में, बाकी आने वाले समय में क्या हो नहीं कह सकते, भारी वहाँ पर बीजेपी नज़र आ रही है। बात करें सलूम्बर की तो सलूम्बर में अमृतलाल मीणा की धर्मपत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया है तो सिंपैथी फैक्टर जाहिर सी तौर पे हमने जितने भी राजस्थान के चुनाव देखे हैं तो सिंपैथी फैक्टर जो है वो जिसकी डेथ हो जाती है उसके परिवार के, अगर चुनाव लड़ता है उसके परिवार में तो उसके पक्ष में जाता है अमूमन, जो राजस्थान में हमने और भी चुनाव देखे हैं। तो लिहाजा बीजेपी ने अमृतलाल मीणा की धर्मपत्नी जो पहले सरपंच रही है उनको ही टिकट दिया है। उधर दूसरी ओर एक और डेथ हो गई थी, जुबेर खान जो रामगढ़ से विधायक थे कांग्रेस के, तो कांग्रेस ने भी वही बीजेपी वाले पैटर्न पर जुबेर खान के बेटे छोटे वाले बेटे आरिन जुबेर खान को टिकट दिया। अगर सिंपैथी फैक्टर चलता है तो उधर तो बीजेपी जीत जाएगी, इधर कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन सलूम्बर में भी बीजेपी बड़ी स्ट्रांग है क्योंकि सलूम्बर में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो कैंडिडेट थे वो 30 साल के ही है। कटारा आई थिंक कटारा ही है, कटारा जितेश कटारा मेरे नाम की, पर मैं कटारा नहीं हूँ, मैं जितेश जेठमलानी हूँ। तो सलूम्बर का जो कैंडिडेट है वो बड़ा स्ट्रांग बताया जा रहा है, पहले 50,000 वोट लगे, लेकिन कांग्रेस की वोट बैंक भी वहाँ पे है तो कांग्रेस की कैंडिडेट भी अच्छी, त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो सलूम्बर में वर्तमान तौर पर वर्तमान समय में नजर आ रहा है। एक सीट राजस्थान में बड़ी चर्चित है वो है देवली उनियारा। वो चर्चित नहीं थी लेकिन कहा जा रहा है सीधी सीधी बीजेपी के खाते में है जी वर्तमान तौर पर, लेकिन चर्चित अब हो गई क्योंकि नरेश मीणा यूनिवर्सिटी की राजनीति से लेके यूनिवर्सिटी के महासचिव रहे और एक अच्छे लीडर हैं नरेश मीणा। तो अगर पूरा मूव ऑन मीणाओं का नरेश मीणा के पक्ष में आ जाता है, अगर वो चुनाव बना लेते हैं, हालांकि टेम्परामेंट उन्होंने बना लिया है चुनाव का, पूरा ये टेम्परामेंट अगर अगले 5-7 दिन रहता है तो जाहिर सी बात है पूरा मीणा समाज एकजुट होकर नरेश मीणा को वोट देगा। नरेश मीणा चुनाव जीत भी सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वहां पर अभी वर्तमान में बीजेपी का पलड़ा भारी, राजेंद्र गुर्जर का जो पलड़ा है, आप इंटरव्यू करके आए थे मनीष, तो वो भारी दिखाई दे रहा है। बात करें दौसा की सीट की, बहुत ही दिलचस्प सीट है, कल सचिन पायलट भी वहाँ जाने वाले हैं, उनकी 3-4 सभाएं भी है, 3-4 जगह गाँव में भी जाएंगे। दौसा सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट जो कि दिग्गज नेता थे, लगातार इतनी बार चुनाव जीते और हमेशा किसानों के मसीहा के रूप में राजेश पायलट को जाना चाहता था। तो राजेश पायलट मनीष हमेशा लोगों की मदद करते थे, तो उनकी जन्मस्थली है और उनकी कर्मस्थली, जन्मस्थली तो अलग है, कर्मस्थली बोल सकते हैं, या पॉलिटिकल वहाँ से शुरुआत की थी उन्होंने। उनकी माँ रमा पायलट भी चुनाव लड़ी थी सचिन पायलट की और सचिन पायलट भी वहाँ एक्टिव रहते हैं, उनको उनका सभी समाज में बोलबाला है। तो अब दौसा में पायलट जाते हैं जी तो ये लड़ाई दोनों नेताओं के साथ के सवाल की हो जाएगी और पायलट की दोनों की साथ की बात होगी। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा के बारे में इतना कह सकता हूँ कि करोड़ी लाल मीणा के खिलाफ कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन करोड़ी लाल मीणा ने जो 5 साल विपक्ष की भूमिका निभाई
वो हमने खुद ने ग्राउंड पे कवर किया। बीजेपी का मैंने किसी भी नेता को इतना संघर्ष करते हुए नहीं देखा। निस्वार्थ किसी भी जाति, कास्ट और सिस्टम से उठकर उन्होंने लोगों की मदद की और वेट हमेशा आ जाइए लोगों के साथ वो खड़े हुए नजर आए। तो डॉक्टर करुणलाल मीणा इस टाइप की लीडर जो हैं वो हमेशा कास्ट नहीं देखी उन्होंने, समय नहीं देखा, टाइम नहीं देखा और हमेशा लोगों की मदद की। तो जो अब मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। पायलट अगर जा रहे हैं, अब मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे सचिन तो पायलट। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और देखने वाली बात होगी जीत किसकी होती है। दिलचस्प मुकाबला दौसा में देखने को मिलेगा। लेकिन दौसा में वर्तमान में पलड़ा जो जगमोहन मीणा है उनका भारी बताया जा रहा है। झुंझुनू में देखिए जो वोटर है, हालांकि राजेंद्र बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और स्ट्रांग भी हैं। उन्होंने जो उनके सामने निर्दलीय टाल ठोक रहे थे वो उनको भी बैठा दिया। बबलू चौधरी को मैनेज कर लिया। सब चीज़ों को मैनेज कर लिया है बीजेपी ने। भजनलाल जी ने एक काम तो अच्छा किया है कि उन्होंने जो बागी हो रहे थे उनको मनाने का काम किया है। दम पर मान लीजिए, अपने मैनेजमेंट के दम पे मान लीजिए, व्यवहार के दम पे मान लीजिए, पार्टी के कैडर के दम पे मान लीजिए, उन्होंने बैलेंस करते इन सबको बैठा दिया। लेकिन झुंझुनू जो सीट है वो ओला परिवार का शुरू से दबदबा रहा है। हाँ, अमित ओला वहाँ पे आगे नजर आ रहे हैं आपको। सचिन पायलट के ही कैंडिडेट है सीधे, क्योंकि भाई ओला परिवार नजदीकी रहा है सचिन पायलट। विजेंद्र ओला उनके साथ ही रहे पायलट के साथ जब वो मानेसर वाला कांड हुआ। तो सचिन पायलट जाहिर सी बात है वहाँ भी अब जाएंगे प्रचार करने। गुटबाजी को आप हवा मत दे दीजिएगा। आप मानेसर वाला कांड उपचुनाव के दरमियान कह रहे हैं तो कुछ कि वो उस समय उनका वो पे बैक करेंगे, मुझे लगता है सचिन पायलट वहाँ जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी को वहाँ लीड मिलने का कारण ये है कि मुसलमान वोटर्स वो कांग्रेस पार्टी को वोट देगा, उनको पता है जीतने वाले होंगे। ओला परिवार का एक ऐसा परिवार है जो मतलब विजेंद्र ओला के परिवार के बारे में, शीशराम ओला के बारे में, चाहे स्वर्गीय शीशराम ओला बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, उनके बारे में भी कहा जाता था कि ओला परिवार आसानी से लोगों से, वहाँ के लोगों से मिल लेते थे। और अभी विजेंद्र ओला भी ऐसे ही हैं। अब अमित ओला से तो मैं तो खुद मिला नहीं, मैं तो पता नहीं कैसे हैं अमित ओला, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ओला परिवार की राजनीति बड़ी खतरनाक है वहाँ की राजनीति। 84 की बात कर ली, सलूम्बर की बात कर ली, मुझे एज ओला परिवार की नजर आ रही है। वर्तमान में 4-5 दिन बाद क्या समीकरण होगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। 84 सलूम्बर, रामगढ़, झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, बची एक सीट खींवसर से, जहाँ के आप रहने वाले मनीष। तो खींवसर जो है, हर बार सर कब कहते हो आप वहाँ के रहने वाले हैं? हाँ मतलब आपको ज़्यादा नॉलेज है ना मुझसे वहाँ पे। नहीं। तो खींवसर बड़ी दिलचस्प सीट हो गई है। नट टू नट फाइट है। रेवतराम डांगा बहुत ही ग्राउंडेड लीडर हैं, अच्छे नेता हैं और पिछली बार थोड़े से वोटों से चुनाव वो हार गए थे। सब लोगों की सिंपैथी वहाँ उनके पक्ष में है, लेकिन एक सिंपैथी फैक्टर जो खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो हनुमान बेनीवाल भी कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जाट समाज के बीच में जा के भाई मेरा अंतिम है, मेरा वो ये कह रहे हैं कि अगर आरएलपी यहाँ पे चुनाव हार जाती है तो आरएलपी पार्टी मिट जाएगी। तो ये एक सिंपैथी है। अगर लोग चाहते हैं वहाँ के कि आरएलपी जिंदा रहनी चाहिए तो उनको जिताएंगे, लेकिन अब उनसे कुछ लोग नाराज भी हैं। ऐसे सब जगह होता है, ये तो राजनीति है। कुछ लोग आपके पक्ष में होते हैं, रूठते हैं, मनाने का दौर चलता रहता है, सिलसिला चलता रहता है। कौन दोस्त हो जाएगा और कब कौन दुश्मन हो जाएगा राजनीति में किसी को नहीं पता। और राजनीति में ये भी कहते हैं कि दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त बन जाए, ये संभावनाओं का खेल है राजनीति में। बड़ा संभावनाओं का खेल है राजनीति में, कब दोस्त बन जाए दुश्मन और दुश्मन बन जाए दोस्त। ये राजनीति में अक्सर हमें देखने को मिलता है। दो प्रतिद्वंदी एक साथ एक मंच पे, एक जज्म पे आ जाते हैं और दो दोस्त कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि दूरियां आ जाती है। तो राजनीति में ऐसा देखने को मिलता है। दिल्ली में भी कई तरह की चर्चा है राजस्थान को लेकर कि मुखिया जी पे बड़ा दबाव है कि 7 की 7 सीटें जीतनी चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री पर एक तरह का वो है सियासी दबाव सकते हैं कि परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। हालांकि भजनलाल जी कुछ हद तक कामयाब भी रहे। एक ये भी चल रहा है कि भाजपा के पास इतना गंवाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ सीटें जीत जाती है तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। अगर कुछ गंवा देती है सीटें तो इतना कुछ छवि खराब नहीं होगी, धूमिल नहीं होगी शीर्ष नेताओं की, राजस्थान के भाजपा के। नहीं, भाजपा देखिए सत्ता में है और जिस हिसाब से मेहनत की गई है तो 5 सीटें तो आनी चाहिए। 5 से कम में परफॉर्मेंस नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि 5 से कम में क्या परफॉर्मेंस है। 5 सीटों में आप कह रहे हैं कि देवली उनियारा में थोड़ा एज है नरेश मीणा को। 84 में तो बीएपी का प्रभाव है, गढ़ है, वहाँ से वो बनी है पार्टी। और झुंझुनू में अमित ओला,
कम से कम 3 सीटें तो नजर आ रही मुझे है। लगता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता है कि भजन लाल जी को एक टारगेट दिया गया और 5 जी। सीटें मिनिमम आप जीत के आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भजन लाल जी के नेतृत्व में ही हुआ था और बीजेपी को बड़ा झटका लगा था राजस्थान से, 11 सीटों को नुकसान और 12वीं सीट भी आप 2000 वोटों के अंदर से अनिल चोपड़ा हारे, तो वो भी हारी हुई मानती है बीजेपी का आलाकमान जो नेतृत्व है कि भाई हारा हुआ ही था एक तरह से चुनाव। तो ये बड़ा सेटबैक था बीजेपी के लिए कि भजन लाल जी एक सहज और सरल नेता जिसको धरातल से उठा के कार्यकर्ता से एमएलए बनाया और उसको मुख्यमंत्री बना दिया, तो उसका इम्पैक्ट आया नहीं उस तरीके से। तो अब उनको उम्मीद ये है कि शायद अब 5 महीने सॉरी, पर उस समय कांग्रेस ने संविधान खतरे में है, वो उससे आरक्षण खत्म कर तो देंगे। पूरे देश में था ना संविधान आरक्षण खतरे में, सिर्फ 3 राज्यों में ही क्यों नुकसान हुआ, इस पर रिसर्च हो रहा है ना। भाई यूपी में नुकसान हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में हुआ, राजस्थान में बड़ा नुकसान हुआ। अगर राजस्थान में नुकसान नहीं होता तो मोदी जी को नायडू और उनसे समझौता करने की जरूरत पड़ती, नीतीश नायडू से एनएन से समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ती, मोदी जी आज ब्लैकमेल नहीं होते। हालांकि मोदी जी किसी आपको लगता है कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को साथ लिया था, कुछ फायदा मिला? अब की बार साथ नहीं लिया है, 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो 2 गढ़ है क्षेत्रीय पार्टियों को। जब भी तो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं मनीष कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये जो खेला है ना, ये सेटिंग का हो गया, मैच फिक्सिंग हो गई, लोग ये भी कह रहे हैं। हाँ, लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कांग्रेस ने गिफ्ट दे दी सीटें। भाई जो देवली उनियारा वाली सीट है उस पे जो केसी मीना कैंडिडेट उतारे हैं कांग्रेस ने, वो ऐसा लग रहा है कि वो कोई कह रहा था कि वो बीजेपी में ही काम करते थे, उनके सोशल मीडिया हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ थे, ऐसे कुछ वोट मांग रहे थे। हाँ, वो वायरल हो रहे हैं, दोस्तों में कुछ चर्चा ऐसी कुछ चल रही है। और जो केसी मीना है उनको कोई जानता नहीं, इससे बढ़िया नरेश मीना को टिकट दे दी थी कांग्रेस, से ज़्यादा अच्छा रहता मेरे हिसाब से, वो एक टेम्परामेंट तो बना ही लेते। 7 सीटों पर अपने बात की, 7 में से आपने ये भी कहा कि कहाँ एज है, कहाँ किसको नुकसान हो सकता है। सुनिए, मैं ये कह रहा था कि जो बीजेपी कांग्रेस ने ना 2-3 सीटें, मतलब मुझे लगता है टिकट वितरण ठीक नहीं किया इसमें। दौसा, देवली उनियारा, जहाँ पर चर्चा है, मतलब मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट, पीपल आर सेइंग कि मैच फिक्सिंग हो गई जी। दौसा के लिए, वहाँ पे हमें भी ग्राउंड पे पता लग रहा था, ये वहाँ के लोग कह रहे थे। उनियारा के लिए कह रहे हैं, केमसर के लिए कह रहे हैं लोग, और वो जो सीट है सलूम्बर उसके लिए, जो 4 जो सीट है ना, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी से समझौता क्यों नहीं किया। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव में आपने अलायंस करके चुनाव लड़ा था तो विधानसभा चुनाव में भी करना चाहिए था अलायंस कांग्रेस पार्टी को। कुछ कांग्रेस के नेताओं का तर्क ये है कि हमारा अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। वो जो नेता है वो इंडी गठबंधन में है, रहेंगे, सामान्य है, डोटासरा कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल को लेकर। हाँ, डोटासरा तो कह ही रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खिमसर में जो चुनाव उतारा प्रत्याशी कांग्रेस का, वो बीजेपी के कहने पे उतारा है। वी आर नॉट श्योरिंग दैट, हम नहीं बोल सकते क्योंकि पहले बीजेपी में थे, वो पुलिस अधिकारी रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में आ गए। हाँ, मतलब लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई मैच फिक्सिंग का गेम है, बट हम नहीं कह रहे ये बात, हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसा चल रहा है, इट इज गोइंग ऑन, चर्चाएं चल रही है। चर्चा के लिए हम आपको बताते रहते हैं। सच्चाई है या अफवाह, ये तो जो सियासी रणनीतिकार है वही जानते होंगे। मनीष, मेरे को एक सवाल पूछना था आपसे। मुझसे? जी सर। कि राजकुमार रोत जी की जो पॉलिटिक्स है और सलूम्बर और 84, आप कहाँ एज देख रहे हो दोनों सीटों पर? मुझे लग रहा है कि 84 में बीएपी आसानी से सीट निकाल सकती है और सलूम्बर में कुछ टक्कर हो सकती है। आपने भी ये बात कही थी, मैं दोहरा रहा हूँ फिर से कि सलूम्बर में सहानुभूति कार्ड खेला है। शांता देवी मीणा को टिकट दिया गया है, अमृतलाल मीणा की धर्मपत्नी जो अब इस दुनिया में नहीं है। अमृतलाल मीणा उनकी पत्नी को टिकट देकर जो जितेश कटारा है उनको टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, माफ़ कीजिएगा बीएपी पार्टी ने, और कांग्रेस ने वहाँ पे टिकट दिया है रेशमा मीणा को। वहाँ पे महिला नेता है रेशमा मीणा, उनको टिकट दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शांता देवी और जितेश कटारा में फाइट होगी और 84 में सीट निकाल सकती है। अरे वसुंधरा राजे मनीष कहीं दिखाई नहीं दे रही चुनाव में। सर, ये एक चर्चा चल रही है कि चुनाव में स्टार प्रचारक बनाने के बावजूद भी राजस्थान की महारानी गायब है। कहाँ है सर, आपको पता हो सकता है? ये तो मुझे पता नहीं, महल में है या धौलपुर महल में या फिर जयपुर में या दिल्ली में, उनके 3 जगह वो रहती है अमूमन। धौलपुर, जयपुर और धौलपुर महल में, हाँ, और जयपुर में उनका सिविल लाइन्स में जो 8 सिविल लाइन्स है, अनंत निवास कुछ ऐसे करके नाम है उसका, वहाँ पे वो रहती है।
वो दिखाई नहीं दे रही कहीं। क्या ऐसी बात है, मुझे तो वैसे वो दीपावली पे लोगों से मिलती हैं सहजता अब की से। बार नहीं मिली, इस बार तो मुझे मिली भी है तो फोटो सामने नहीं आई होगी। ऐसी तस्वीर कोई सामने नहीं आई। हाँ, एक मैंने दिया खरीदते हुए कि उनकी एक फ़ोटो देखी थी सोशल मीडिया पे। आजकल जो नेता है वो यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दीपक खरीदे, ये एक दिया अच्छी, कुमारी ने भी खरीदी। दिया कुमारी ने खरीदे, अच्छी पहल है। ये और देखिए मोदी ने जो काम किया है, जो यूपीआई में जो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन का जो ये मिरेकल डिजिटल इंडिया का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त है। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो बहुत अच्छी है, क्योंकि जो एक एक नई नंबर का पहल है। पैसा है, एक नंबर में ट्रांजैक्शन होना, सब इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है आने वाले भविष्य के लिए, भारत के लिए। तो मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का जो एक नारा दिया था वो और काम कर रहा है। डिजिटल वो इंडिया का 2 नारे मोदी जी ने दिए थे। वोकल फॉर लोकल इस दीपावली के उत्सव पर बहुत देखने को मिला। हमने देखा लोकल दिए लोगों ने खरीदे, चाइनीज़ जो माल है, चाइनीज़ लड़ियाँ हैं, उसकी जगह लोकल जो झालरें हैं वो लोगों ने खरीदी। तो एक जो मैसेज मोदी जी ने दिया था, वो जो मैसेज है वो राजस्थान से ही पूरे देश में भी ये एक नई पहल थी और लोगों ने ये एक अच्छी सही पहल साबित थी। भी हुई है। क्योंकि जो लोकल मार्केट है, आप सोचिए हमारे छोटे छोटे कुम्हार घड़े बनाते हैं, जो दिए बनाते हैं, उनको उत्थान देना, जो अंत्योदय की योजना, एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस विषय पे काम कर रहे हैं जो बीजेपी का मूल मंत्र था। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी तो उनके संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक सिद्धांत दिया था, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ जाना चाहिए। तो उस योजनाओं के अंतिम व्यक्ति तक, जो बिल्कुल निचले पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है, उसको भी सुविधा लाभ मिले, मिलना चाहिए। खैर। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला दीपावली के अंदर, जब से मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल और डिजिटल इंडिया की ये मुहिम लागू की है, जिससे जी। आम जनता को फायदा हो रहा है। ड्यूरेशन बढ़ जाएगी सर। अपन ओवर करते हैं और ग्राउंड पे हम तैयार है जाने के लिए। आप भी देखते रहिए भारत रफ्तार और बने रहिए हमारे साथ। राम राम सा। राम राम साहब। हाँ प्रिया जी, क्या बोल रही थी? खींच दियो थे ज़्यादा। नहीं, वो तो लाल लो। वैसे ये लाल वाला बटन ही दबाना है। हाँ हाँ,